कितनी कम? आप कोई अपना अंदाजा तो बताए ना यार। मैं आपके जो है वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी मेरी क्लास चल रही है, आप मुझे बता दें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। कल तक हमने बात जो है वो खत्म की थी। गांधी जिना टॉक्स का जिक्र हम कर रहे थे और गांधी जिना टॉक्स से फिर कि गांधी जिना टॉक्स फेल हुई और फेलियर की वजह से जो है वो इशू डेवलप हुए। अब हम आगे की जो है वो डेवलपमेंट्स को देखने जा रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हुई। गांधी जिना टॉक्स मैंने कल भी रेफरेंस दिया था, सोर्स बताया था कि जनाब गांधी जिना टॉक्स जो हैं वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं कि उनका फेलियर जिना के लिए और मुस्लिम लीग के बड़ा जबरदस्त था। नेवरदलेस 1945 स्टार्ट हो गया जी। 1945 स्टार्ट हुआ तो तकरीबन मार्च के महीने में ये तो क्लियर हो गया कि जर्मनी को भी डिफीट हो जानी है, अल्टीमेटली हो जाएगी विद। और हम देखते हैं कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जर्मनी को डिफीट हो गई। क्वेश्चन ऑफ जापान अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम फिर फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब आगे क्या करना है इंडिया को लेके। तो इसमें उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था, वाइसराय आप कह लें, गवर्नर जनरल कह लें, एक ही बात है, जिसका नाम था वेवल। बड़ा इन्फ्लुएंशियल गवर्नर है। तो ये खुद गया इंग्लैंड और इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर से और बाकियों से मिला और मिल के फिर ये वापस आया। वापस आके जो इसने अपना प्लान अनाउंस किया, उस प्लान को कहते हैं वेवल प्लान। ये इसने अनाउंस किया। ये अराउंड इसने कुछ जून 1945 के करीब इसने ये प्लान अनाउंस किया। ठीक है जी। अब पहले हमें इस प्लान का पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे सारी टेक्निकल जो है ना वो आपकी फ्रीडम मूवमेंट बड़ी टेक्निकल है। पहले इसने प्लान अनाउंस किया और फिर प्लान के बाद इसने इनवाइट किया ऑल मेजर लीडरशिप ऑफ इंडिया टू शिमला। जून के एंड में, जून 1945 के एंड में। तो शिमला में क्या हुआ वो तो बाद की बात है। ये वेवल प्लान बेसिकली था क्या, पहले जरा इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि गवर्नर जनरल इंडिया का एग्जेक्टिव काउंसिल के जरिए इंडिया चलाता था ना जी, एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए। सही जी। तो ये एग्जेक्टिव काउंसिल हम खत्म कर देंगे आगे फ्यूचर में, बल्कि एक न्यू काउंसिल बनाएंगे
और ये न्यू काउंसिल है, इसमें हिंदू एंड मुस्लिम ये सेम होंगे जी, 4-4 हो जाए, 5-5 हो जाए, 6-6 हो जाए, जितने भी होंगे ये सेम होंगे। सही है जी। और फिर अदर जो कम्युनिटीज हैं उनसे भी हम मेंबर्स लेंगे जी, और यूं यानी कि ये ऑल इंडिया लेवल की हम एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाएंगे। ठीक है जी। ऑल डिपार्टमेंट्स वो ये काउंसिल ही चलाएगी जी, ये जो न्यू काउंसिल बनेगी ये न्यू काउंसिल ही तमाम डिपार्टमेंट्स चलाएगी, यानी इंडियंस चलाएंगे, एक्सेप्ट वॉर काउंसिल, वो अंग्रेज अपने पास रखेंगे, बाकी सारे मामलात इस न्यू काउंसिल को हैंड ओवर कर देंगे, ऊपर गवर्नर जनरल ही रहेगा। सही है जी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लंदन में बैठी है, ये अपना हाई कमिश्नर, इक्वल हाई कमिश्नर कौन होता है जी, इक्वलन टू द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर, वो इन इंडिया अपॉइंट करेगी। सही जी। फिर ये जो न्यू काउंसिल है ये इंडिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी एफर्ट करेगी, यही न्यू काउंसिल। सही जी। उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी असेंबली की सीटें होंगी, क्या होगा, वो फिर जाहिर है जब वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा फिर उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। सही है जी। सीधा सीधा प्लान है। इसके लिए आओ बातचीत करते हैं। ये बातचीत जहां हुई उसको आप कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, एंड ऑफ जून 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड इंडिया की तारीख का तमाम बड़ा जो पॉलिटिकल माइंड है, तमाम बड़े पॉलिटिशियंस, काबिल लर्नेड लोग सारे एक जगह पे इकट्ठे वाइसराय के साथ बैठे। इस पे मूवीज भी बन चुकी हैं, इस पे किताबों का ढेर लगा हुआ कि वो जो खास दिन थे शिमला में जब ये लोग बैठे हैं, तो ये यहां पर असल यानी कि पॉलिटिकल विजडम इंडिया की लीडरशिप का इकट्ठा हुआ। अब ये हैं कौन कौन जो यहाँ पे इकट्ठे किए गए? ऑफ कोर्स एक तो वाइसराय खुद था वेबल, फिर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे ऑफ इंडियन प्रोविंसेस उनको इकट्ठा किया गया। अच्छा, कई जगहों पे तो कांग्रेस की हुकूमतें थी, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था, तो वहां पर जो रिजाइन करने के टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे उनको बुला लिया गया। सही है जी। फिर उस वक्त की सेंट्रल लेजिस्लेचर जो उस वक्त थी, उस सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो कांग्रेस का लीडर था असेंबली में, जिस तरह देखे ना आप वसीम शहजाद है, वो पीटीआई का जो है वो लीडर है इन सेनेट। तो जो जो असेंबली में पार्टी का लीडर है उसको बुला लिया गया। अब पार्टी के लीडर बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं, बड़े लीगल माइंड होते हैं, तो कांग्रेस का लीडर वो आ जाएगा जी। इसी तरह मुस्लिम लीग का लीडर असेंबली का, और बाकी पार्टीज के बीच उनको बुला लिया जाएगा। मतलब कहने का क्रीम इकट्ठी हो रही सारी सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर याद है आपको, बाई कैमरल है,
यानी हाउस ऑफ यूनिट भी है और दूसरा भी है, क्या कहते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली भी। तो दोनों तरफ से बुला लिया जाएगा। फिर गांधी एंड जिना को भी बुला लिया जाएगा। फिर वन सिख रिप्रेजेंटेटिव, वन अनटचेबल, अछूत दलित, उनको बुला, ये यूं ये सारी आप कह लेंगे क्रीम ऑफ इंडिया, इन सबको इकट्ठा कर दिया उसने। सही है जी। मकसद तो बेसिकली था कि वेवल प्लान को डिस्कस करना। असल तो ये था कि वेवल प्लान की डिस्कशन हो, लेकिन जो डिबेट चलना शुरू हो गई वहां पे शिमला में इन तमाम लीडरशिप के दरमियान, वो बड़ी मजेदार है। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी ये डिमांड थी कि ये जो न्यू काउंसिल है ना जी, इसमें आप कहते हैं जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे, बराबरी के होंगे दोनों। तो ये जो मुस्लिम है काउंसिल में, ये सारे नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देगी और हम किसी के नाम, ये सारी इनके होंगे, हमारे नाम होंगे, और कोई मुसलमान कोई और पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आप ये जो सीटें डिवाइड कर रही हैं ये मजहब के नाम पे कर रहे हैं, पार्टी के नाम पे नहीं कर रहे। और मुस्लिम लीग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की, तो मुसलमानों की सीटें के मुसलमान नाम सारे हम देंगे। कांग्रेस का कहना था कि हम भी जनाब मुस्लिम, हमारे में भी मुसलमान हैं, कांग्रेस में भी, तो हम भी मुसलमान सीटों पे अपने नाम देंगे। पंजाब जो कि अंग्रेजों के साथ था एट दैट टाइम, वहां से जो लीडरशिप थी वो कहती थी नहीं हम भी नाम देंगे। सो बड़ा एक मसला खराब हो गया। असल जो इशू बना वो ये बना कि कांग्रेस क्लेम करती थी कि हम हैं ऑल इंडिया लेवल की पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहती थी हम हैं ऑल मुस्लिम लीग्स के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन द पॉइंट इज कि इलेक्शन तो आखिरी 37 में हुआ, इसके बाद तो कोई न्यू इलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे जैसे अक्लमंद आदमी ने कहा कि जी ठीक है, लगता तो इस तरह ही है बात भी नजर में कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो रही है, तो इसको फेल ना करो यार, ऐसा करो कि फ्रेश इलेक्शंस की कॉल कर दो, इलेक्शंस कराओ, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स है या नहीं है, कांग्रेस ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया है या नहीं है, मामला ही खत्म करो। सब इस बात को उठ के आगे वेबल प्लान पे सब यानी कि रिजेक्शन होगी, लेकिन सब इस बात पे उठ के आगे कि हाँ जी ठीक है जी, इलेक्शन हो, कराओ जी इलेक्शन। ठीक है जी। अब इलेक्शन होने हैं जी। एक इलेक्शन है सेंट्रल लेजिस्लेचर का। सेंट्रल लेजिस्लेचर में दो हाउस हैं, एक हाउस का नाम इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट तो इक्वलेंट टू सेनेट है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन तो कोई नहीं होना ना, इसका तो बाद में मेंबर आएंगे, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। आपको याद है इसकी 145 सीट्स, और इसमें से 30 सीट्स किसकी थी, मुस्लिम्स की। यहाँ 11 सीट्स थी मुस्लिम्स की, लेकिन ये तो चलो सेनेट के इलेक्शन बाद में होने। तो सेंटर में इन सीटों पे और 30 सीट्स जो मुस्लिम की इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होगा, और दूसरी तरफ फिर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में इलेक्शन होगी। प्रोविंसेस में कौन कौन है, एक सेट तो आपका ये NWFP, सिंध, पंजाब, ये यहाँ
बलूचिस्तान को तो उस पे सूबे का स्टेटस नहीं था। फिर यूपी, सीपी, उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, एक सेट ये है जी सूबों का, और एक फिर आसाम, बंगाल। ये टोटल मिला के 11 प्रोविंसेस। इनमें भी करा दो इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सेंटर की असेंबली के लिए भी करा दो। 1937 में जो ब्रिटिश ने मिस्टेक की वो ये थी कि प्रोविंसेस का इलेक्शन पहले करवा दिया, ऐसा ही है, और सेंटर की असेंबली का इलेक्शन हो ही नहीं पाया क्योंकि फेडरेशन को किसी ने माना ही नहीं। अब इन्होंने ये गलती नहीं की, इन्होंने कहा जी पहले इलेक्शन होगा इसके लिए, फिर होगा सूबों का इलेक्शन। इलेक्शन को तो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता ना, ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ना कांग्रेस, कि हाँ भाई इलेक्शन तो ज़ाहिर होंगे। तो इलेक्शन हुए पहली स्टेज में नवंबर 1945 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के, और उस सेंट्रल लेजिस्लेचर में खास तौर पे वो जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली उसके, ज़ाहिर है 145 की असेंबली है, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो लेना देना है कि 30 जो मुस्लिम सीट्स हैं, मुस्लिम लीग ने तो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेवर क्लेम्ड कि हम ऑल इंडिया पार्टी हैं। इन्होंने तो हमेशा क्लेम किया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम जो है पॉपुलेशन उसके रिप्रेजेंटेटिव, हमने पूरे इंडिया की तो रिप्रेजेंटेशन का कभी क्लेम ही नहीं किया। अगर हम क्लेम करें ऑल इंडिया लेवल की पार्टी का, तब हम पूछें जी हाँ बताओ 145 में से मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती। हमारा तो क्लेम ही हमेशा ये रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हम तो हैं ही मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर यही देखना ना कि जो 30 सीटें हैं इसमें से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कितनी जीती, क्योंकि इन 30 सीटों पर कांग्रेस का भी तो मुस्लिम कैंडिडेट आता था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मुसलमान इलेक्शन लड़ते थे, अदर पार्टीज के भी तो कैंडिडेट्स होते थे, और फिर एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट होता था। तो इन 30 में से अगर मेजॉरिटी सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत जाती है, तो तब आप कह सकते हैं कि हाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो नवंबर 1945 में पूरे इंडिया में इलेक्शन हुए। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि भाई जी कितनी सीटें कौन जीता, सही है जी। हमें इस बात से सरोकार है कि मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती। मुस्लिम लीग वन 30 आउट ऑफ 30 सीट्स पूरे इंडिया में, 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई। कोई कांग्रेसी मुसलमान नहीं जीत सका, कोई आजाद नहीं, कोई किसी और पार्टी का नहीं, 30 की 30। तो मुस्लिम लीग ने नवंबर 45 के इलेक्शन में साबित कर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में हम ही हैं जनाब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सही है जी, समझ आती है जी। क्यों जी? अब जहां तक बात है कांग्रेस की, कि कांग्रेस का जो क्लेम था कि कांग्रेस इज ऑल इंडिया लेवल पार्टी, कि हम पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो 145 में से अगर आपको याद हो 102 सीटें थी ना इंडियंस के लिए, बाकी 43 तो वो ऑफिशियल्स थे ना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वही चल रहे था अभी तक। इन 103 में से 102 में से 30 सीटें मुस्लिम्स की थी, ये तो सारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई। पीछे कितनी रहेगी? 72। तो ये 72 की 72 तो कम से कम कांग्रेस को जीतनी चाहिए थी ना, सही है जी। इन 72 में से कांग्रेस जीती 57 आउट ऑफ 72,
सही है जी, सारी भी नहीं जीत सकी। यानी बाकी जो 15 सीट्स हैं ये डिफरेंट और अदर पार्टीज जीती। तो कांग्रेस का ये क्लेम कि हम ऑल इंडिया लेवल की पार्टी हैं, ये कैसे साबित होता है कि ये 102 में से 57 सीट्स जीते हैं आउट ऑफ 102। हमारा क्लेम ये नहीं बनेगा कि 30 सीट्स आउट ऑफ 102 ना, क्योंकि हमने कभी क्लेम ही नहीं किया। हमने तो क्लेम किया कि हम मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो 30 आउट ऑफ 30 ही हमारा बनना है। सही है जी, तो हमने तो साबित कर दिया, रातों की नींदें उड़ गई। एचवी हडसन की किताब है द ग्रेट डिवाइड। वो कहता है ये जो नवंबर 1945 का इलेक्शन है ना, ये एक बहुत बड़ा शॉक था, धचका था। इट शॉक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा झटका लगाई। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा सीधा एक पार्टी से निगोशिएट करें वो आसान है, कांग्रेस के साथ आप निगोशिएट करें, अल्लाह ला खैर सल्ला। अब ये क्लियर हो गया कि इंडिया के फ्यूचर के लिए आप सिर्फ कांग्रेस से निगोशिएट नहीं कर सकते, आपको विलिंगली और अनविलिंगली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी निगोशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 30/30 सीटें जीते हैं। तो ये ब्रिटिश के लिए भी बहुत बड़ा मसला था, एचवी हडसन लिखता। खैर जी, ये तो सेंटर का इलेक्शन हो गया। फिर हुए प्रोविंशियल इलेक्शन जो नवंबर 1945 से लेके फरवरी 1946 तक चलते रहे। मुख्तलिफ सूबों में बारी 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 जो है वो इलेक्शन जो है वो चलते गए। अब 11 सूबे। हमें इस बात से तो गरज नहीं है कि इन 11 सूबों में क्या हुआ। हमें तो इस बात से गरज है कि इन 11 सूबों में जो मुस्लिम सीट्स हैं, मुसलमानों की जो सीटें हैं, उन पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती। जिस तरह सेंटर में हमने देखा है, अब नॉन मुस्लिम सीट पे तो मुस्लिम लीग नहीं जीत सकती ना जी, मुस्लिम सीट पे जीतेगी। सही है जी। इन्हीं 11 सूबों में 1937 में भी इलेक्शन हुए थे, और जो मुस्लिम सीट्स हैं, टोटल मुस्लिम सीट्स 11 सूबों की मिला के, वो कुछ किताबों में 492 4 एग्जैक्ट 496 सीट्स, 496 जो सिर्फ मुसलमानों की सीटें थी। इसके अलावा बाकी सीटें भी थी, हर सूबे में बाकी जनरल सीट्स भी थी, लेकिन जो मुसलमानों की सीटें, हमने तो उसको देखना, हमारी बला से बाकी जो मर्जी किया, जो मर्जी करता रहे। जिस तरह ये पीछे 102 इंडियन सीटों में से 72 पे क्या हुआ हमारा कोई सरोकार नहीं, हमें तो इन 30 पे पता लगाना है क्या हुआ। इसी तरह हर सूबे में, 11 सूबों में बाकी नॉन मुस्लिम सीटों पे क्या हो रहा है हमारा सरोकार नहीं है। हमें तो ये देखना कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम सीटें जीती। तो 1937 में हम सिर्फ जीते थे 108 सीटें आउट ऑफ 496। कुछ किताबों में इसको 492, कुछ में 482, लेकिन एग्जैक्ट 496 यही डाटा रखे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 1945-46 में यही 11 सूबे, इन 11 सूबों में आउट ऑफ दीज 496 सीट्स मुस्लिम लीग कितनी जीती होगी जी? 445, 445। कैसा है? एक पार्टी जो यहां तकरीबन 20% अप्रॉक्स सीटें बस ले सकी, यहां मोर देन 80% सीटें लेगी, तो उसकी पॉपुलैरिटी है ना। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया तो साबित हो गई ना जी, अब इससे ज्यादा क्या साबित होना। और जहां ये बात की जाती है कि जिना तो जी, या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो जी अंग्रेजों की पार्टी थी, अंग्रेजों ने इलेक्शन करवाया, ने इलेक्शन जितवा दिया, तो भाई वेवल प्लान को क्या कांग्रेस रिजेक्ट करती थी?
कांग्रेस तो नहीं करती थी रिजेक्ट, वेवल प्लान को तो रिजेक्ट ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया। शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके एंड में उसके फेलियर की वजह ही जिना है। अगर जिना इतना ही अंग्रेजों का पिट्ठू होता, इतना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंग्रेजों की पार्टी होती, तो हम जाके शिमला में जी हजूरी कर आते, हम क्यों इतराज करते। सही है जी। और मजे की बात, ये जो रिमेनिंग सीट्स हैं यहाँ पे, रिमेनिंग सीट्स, ये रिमेनिंग सीट्स बनती है 51। कुछ किताबों में 58 लिखा, मुसलमानों की सीटें यहाँ कम कर देते, लेकिन अब मोर देन 50। ये जो रिमेनिंग 51 मुस्लिम सीट्स है ना, ये भी तो यार, इन मुस्लिम सीट्स पर कोई कांग्रेसी मुसलमान भी तो जीत सकता है। कई मुसलमान कांग्रेस में भी तो थे, तो कोई कांग्रेसी मुसलमान इस सीट पे यहां से 51, बाकी 51 में से कोई एक आधा जीत गया हो, एक भी नहीं। यानी ये रिमेनिंग इंडिपेंडेंट थे या अदर पार्टीज के थे, लेकिन कांग्रेसी एक भी, यानी कांग्रेस पार्टी का मुसलमान टिकट होल्डर पूरे इंडिया में 1945 के सेंटर के इलेक्शन में और 1945-46 के प्रोविंसेस के इलेक्शन में एक भी मुसलमान कैंडिडेट कांग्रेस की पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, एनडब्ल्यूएफपी में बाचा खान की जो पार्टी थी वो इत्तेहाद में थी विद कांग्रेस, तो उसके मेंबर जीते, लेकिन वो इत्तेहादी पार्टी थी। कांग्रेसी टिकट पर एक भी मुसलमान नहीं जीता पूरे इलेक्शन। ये बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस के साथ साथ ब्रिटिश के लिए भी। अब समझ आई जिन्होंने पॉपुलैरिटी कैसे बनाई 1940 से लेके 45 में। क्रिप्स को कैसे रिफ्यूज किया, कल का लेक्चर याद करें। गांधी के साथ कैसे प्ले किया गांधी जिना टॉक्स में। शिमला में कैसे अनकंप्रोमाइजेबल आज, सारी चीजें नीचे जो मुस्लिम पीपल हैं, मुस्लिम, उनको नजर आ रहा है कि भाई ये बंदा तो खड़ा हो गया हमारे लिए, यही बंदा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जुड़ गए सारे लोग। वही जिना है, वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। 1937 के इलेक्शन में क्या हुआ, वही जिना है, वही मुस्लिम लीग है। 1945-46 के इलेक्शन में सारी सीटें मार गए, तो अपनी कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस ले लिया। समझ आती जी। लो जी, इलेक्शन हो गए, असम्बलियां बन गई। सही जी। तो इलेक्शन रिजल्ट ने तो क्लियरली साबित कर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी है। और इससे ज्यादा जो चीज साबित हुई कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, ये साबित हो गया। सही है। क्लियर है जी। अब इसके बाद, अब आगे, अब फ्यूचर क्या होगा इंडिया का। ठीक है, सूबों में हुकूमतें बन गई, सेंटर में तो कोई हुकूमत नहीं ना है, सेंटर में तो वही असेंबली। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज अब एक्सपेक्टेशन तो कर रही हैं कि अब कोई चेंज जनाब आएगी। वेवल प्लान डिस्कस होना था ना, तो लेवल प्लान तो सबने, यानी कि खास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और बाकी ने रिफ्यूज हो गया, रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। तो अब इसकी जगह क्या अल्टरनेटिव देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन सा अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो इलेक्शन में जिस तरह की विक्ट्री हुई है,
उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्लोगन तो एक ही था कि क्योंकि हम हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो हम चाहते हैं पाकिस्तान। और हम जो बात कर रहे हैं ये पूरे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की बात है, क्योंकि हमें इलेक्शन में पूरा क्लीन स्वीप किया जी, जीते हम। सो ये पॉपुलैरिटी बनना शुरू होगी, तो अंग्रेज के लिए तो मसला है। अब करें तो करें क्या, ये करें तो करें क्या के लिए उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इसी अर्ली 1946 में 3 मेंबर कमीशन या मिशन आप कह लें, ये भेजा इंडिया, जिसको उर्फे आम में तारीख में कहते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान। द कैबिनेट मिशन प्लान। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इस फेज का, मैंने पहले बता दिया था 1940 से लेके 47 तक के में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें तो एक तो क्रिप्स प्रपोजल हो गया। उसके बाद अगर आप कहें ना कि इस फेज में 20 नंबर का सवाल अगर कोई पेपर में आ सकता है तो वो फिर कैबिनेट मिशन प्लान। सही है जी। तो जनाब इन्होंने अनाउंस किया कि हमें एक मिशन जो है अर्ली इन्होंने अनाउंस कर दिया था, क्या कहते हैं इनिशियल डेज में 3 मेंबर कमीशन। इन 3 मेंबर कमीशन में एक तो था सर पैट्रिक लॉरेंस, सही है जी। दूसरा था सर एवी अलेक्जेंडर, नए बंदे थे। और तीसरा था वही स्टैनफोर्ड क्रिप्स, याद है क्रिप्स प्रपोजल वाला। ये मार्च के एंड में, मार्च अप्रैल में ये इंडिया पहुंच गए 1946 में, ये आ गए इंडिया। सही है जी। इन्होंने आके फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अदर पार्टीज सबके साथ इन्होंने बातचीत करना शुरू की कि कैसा होगा फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्या करें। सही है जी। लगे रहे मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते रहे सबके साथ। और मीटिंग्स करने के बाद लगभग इन्होंने तकरीबन 2 महीने, 1.5-2 महीने लगाए इंडिया में। और मई 1946 में इन्होंने जो अपना प्रपोजल दिया उसको फिर कहा जाता है कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, तीनों नाम लिखे जाते हैं। ये कैबिनेट मिशन प्लान 2 तरह के फेज थे इसके। एक था इसका शॉर्ट टर्म प्लान और एक था लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान को मानेगा उसे ही हुकूमत में शामिल किया जाएगा। यानी असल फिर शॉर्ट टर्म प्लान तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये हुकूमत कौन सी, अबूरी हुकूमत, कि जो लॉन्ग टर्म को मानेगा उसी को हम फिर अबूरी इंटरम गवर्नमेंट का उसी को हिस्सा बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे जी हम। तो मीनिंग देयर बाय के लॉन्ग टर्म प्लान को फिर देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है जो इन्होंने प्रपोज किया फ्यूचर ऑफ इंडिया को लेके। मुख्तलिफ जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इट वॉज द लास्ट बिड बाय ब्रिटिश टू कीप इंडिया यूनाइटेड। ये अक्सर पास पेपर में सवाल भी आ जाता है कि ये आखिरी कोशिश थी अंग्रेज की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए।
क्योंकि यूनाइटेड इंडिया के साथ भाई नेगोशिएट करना आसान है। विचारों के मसले तो देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ अलहदा नेगोशिएट करो, कांग्रेस के साथ अलहदा नेगोशिएट करो, फिर पंजाब के खास तौर पे जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो हर दौर में अंग्रेज के साथ खड़ी रही है, जिसमें मुसलमान वडेरे भी थे, सिख जमींदार भी थे, जो अंग्रेज के साथ खड़े रहे हमेशा, इनका फ्यूचर भी देखो। समझ आ रही जी? फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इंडिया में, उसका फ्यूचर भी देखो। उस सबके साथ अलग अलग डायलॉग करो, दिमाग का दही बन जाना है। हर एक का तो जो ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है, तो ये एक ही जगह पर इकट्ठा, सबके लिए एक ही सोल्यूशन। सो देखते हैं जी फिर ये लॉन्ग टर्म प्लान में था क्या। पहली बात तो ये थी कि इंडिया एक फेडरेशन रहेगा जी, इंडिया एक फेडरेशन होगी। ठीक है जी। इस फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो भी बनेगी, उसकी पावर्स, उसके डिपार्टमेंट्स वो डिफाइन कर दिए जाएंगे। मसलन डिफाइन कर भी दिए इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर्स होगा, सही है जी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, सही है जी, करेंसी होगी, कस्टम्स होंगी, एंड बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स, एक दो और भी हैं, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स वो सूबों के पास होंगे। सही है जी। सूबे मुकम्मल ऑटोनमस होंगे, खुद मुख्तार होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये फेडरेशन का, कोई नया पॉइंट नहीं है। ये तो जिना भी पहले मांगता रहा, कांग्रेस भी मांगती रही, अंग्रेज ने भी 1935 में इससे मिलती जुलती फेडरेशन का ऐलान किया था। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रिलीजियस ग्राउंड्स पर इंडियन प्रोविंसेस विल बी डिवाइडेड, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, इंतजामी लिहाज से नहीं, मजहबी लिहाज से, इंडियन प्रोविंसेस विल बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। मजहबी बुनियादों पर, ये कोई इंतजामी बुनियादों पर नहीं, मजहबी बुनियाद। इंतजामी बुनियादों पर वही जो जिस तरह सूबे हैं। मजहबी बुनियादों पर इंडिया के सूबों को 3 ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं। एक होगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, यूपी, सीपी, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, ये 6 ग्रुप एज में होंगे, क्योंकि ये हिंदू मेजोरिटी सूबे हैं। फिर ग्रुप बी में कुछ सूबे होंगे जी। ग्रुप बी कंप्रोमाइज करेगा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, यानी इसका पहली दफा नाम आ गया कि हम फ्यूचर में मतलब बलोचिस्तान को सूबा बनाने का इरादा रखते हैं, एंड NWFP। ये एक ग्रुप होगा, क्योंकि यहां मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। ये मुस्लिम मेजोरिटी के, मेजोरिटी ये नहीं कि मुकम्मल 100%, मेजोरिटी मतलब जो अक्सरियत में। सही है जी। हाय हाय। हेलो। जी जी। क्या बात हुई थी बेटा? हाँ जी, वो नेटवर्क की वजह से फोन बंद हो गया था। मेरी क्लास है, मैंने आपको मैसेज किया, आप देख लें। यार मैं ना इन चीजों में बेटा नहीं निगोशिएट करता। मुझे बड़ा चीप लगता है। मैं जो मुझे आपने अपनी वजह बताई, मैंने बस क्लास में था तो मैंने आपको कह दिया। मैं इन चीजों को में नहीं देखता, इसको वैसे देखता कोऑर्डिनेटर ही है।
तो मुझे ये बड़ा ना वो लगता है, चीप लगता है कि मैं स्टूडेंट के साथ अच्छा 500 कम कर दें, 1000 कम कर दें। तो वो कोऑर्डिनेटर इसीलिए रखा हुआ है, आप उसको बताएं, मेरा मैसेज दिखा दें और उसके साथ निगोशिएट कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप सी, फिर तीसरा ग्रुप जनाब बनेगा, ये फिर जो ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, बंगाल, असम, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी के। तो मजहबी बुनियादों पर इंडिया 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दें। ठीक है जी। इन 3 ग्रुप्स में हर सूबे का अपना अपना सीएम तो है। अब हर सूबे में अपनी अपनी यानी हुकूमत तो बनी, प्रोविंसेस है ना जी, सूबे हैं, हर एक की अपनी अपनी। लेकिन अगर ये चाहें तो इनको ये अपनी एक जॉइंट गवर्नमेंट बना सकते हैं। दे कैन फॉर्मुलेट अ जॉइंट गवर्नमेंट, अगर ये चाहें, यानी ये दोनों सूबे मिलके अपनी एक हुकूमत बना लें, ये 3-4 सूबे मिलके अपनी एक हुकूमत बना लें, ये 6 मिलके एक हुकूमत बना लें। सही है जी। अगर ये चाहें, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये चाहें तो ये बना सकते हैं। सही है जी। लेकिन ये जो अपनी हुकूमत बनाएंगे, उस हुकूमत की यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत नहीं होगी, वो इनका आपस का मामला होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत प्रोविंस की ही होगी, ऊपर सेंटर, नीचे प्रोविंस। ये मिल के आपस में कोई अपना अरेंजमेंट बनाना चाहे वो बना ले। लेकिन इनकी यानी यहाँ पंजाब में सीएम होगा, सिंध में सीएम होगा, बलूचिस्तान में होगा, एंड इनकी सूबाई असम्बलियां होंगी। लेकिन ये चारों मिलके अगर चाहें कि हम एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो वो एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बना ले, अगर बनाना चाहें। यानी सीन ये होगा कि ये दिल्ली है, दिल्ली में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इस तरफ लाहौर है, कराची है, पिशावर है, क्वेटा है। यहां सारी जगहों पर अपने अपने सीएम, अपनी अपनी सूबाई हुकूमतें। बट अगर ये चाहें तो ये मिल के एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बना लें। सही है जी। लेकिन ये खत्म नहीं होंगी, सूबे की हुकूमतें वो रहेंगी, लेकिन अगर ये चाहें तो बना लें। ये एक नई चीज थी बीच में। सही है जी। समझ आ रही है जी। फिर अगर ये चाहते हैं कि ये अपनी ज्वाइंट गवर्नमेंट बना लें, तो ईच ग्रुप कैन प्रिपेयर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुजाहिके वाली बात नहीं। देखिए ना जी, एक है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, पता है आपको? पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स के अपने भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशंस उन्हीं चीजों पर हैं, उन्हीं पावर्स से रिलेटेड हैं जो कि स्टेट्स के पास हैं। ये फॉरेन पॉलिसी का जिक्र इन कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है, डिफेंस का जिक्र इन कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है। सही है। ये अपना लाया मलिक बनाया हुआ, ये चल रहा है अभी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिया की हो गई, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आगे चल के। सही है जी। नीचे प्रोविंसेस हो गए। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश नहीं करेगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई फॉरेन पॉलिसी होगी, ना कोई डिफेंस होगा, ना कोई कस्टम्स की बात होगी। ये अपनी जो सूबों के पावर है उनसे रिलेटेड ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। फिर जी, चौथा पॉइंट,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी ना जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल के लिए होगी। सही जी, 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और इन 10 सालों के बाद हम देखेंगे कि अगर कोई ग्रुप ये चाहे कि मैंने सेपरेट होना है फ्रॉम इंडिया, अगर चाहे वो ग्रुप कि मैंने सेपरेट होना है इंडिया से, तो ओके, वो हो सकता है। कैसा है कि कम से कम चलो 10 साल तो टाइम गुजारो ना, 10 साल तो कोई अलैदगी की बातें ना हो, 10 साल कोई पाकिस्तान की जिक्र ना हो, तो 10 साल का तो टाइम निकालो। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल की होगी और नीचे सूबे जो ग्रुप बना के चलेंगे। तो अगर 10 साल बाद अगर वो एक जॉइंट गवर्नमेंट बना के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के चल लेते हैं, तो 10 साल बाद देखेंगे। ये 10 साल बाद अगर वो अलहदा होना चाहते हैं तो जनाब अलहदा हो सकते हैं। सही जी। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल चलेगी भाई, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बनेगा। एम ही इंडिया चलाते रहना आपने, कोई ना कोई तो आइन इंडिया का बनेगा ना जी, जो कि सेंटर का होगा पूरे, यानी कि फेडरल इंडिया का एक आइन वो भी तो होना चाहिए, वरना एक मुल्क तो नहीं कहलाएगा ना जी। अब ये आइन बनाएगा कौन? जाहिर है आइन बनाती है एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे जो पूरे इंडिया की एक आइन साज असेंबली होगी। सही है जी। इस आइन साज असेंबली में 358 सीट्स होंगी जी, 358 सीट्स। सही। इन 358 सीट्स में से 210 सीट्स जनरल सीट्स होंगी, कोई भी कंटेस्ट कर सकता पूरे इंडिया में। जनरल सीट्स 210। 78 सीट्स मुस्लिम्स की होगी। ग्रुप ए, बी, सी, तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया ना आपने इंडिया को। तो ग्रुप ए से मुसलमानों के 20 मेंबर आएंगे, ग्रुप बी से 22 आएंगे और ग्रुप सी से 36 आएंगे। सही है जी। ये मिला के तीनों को 78 सीट्स। और जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो फिर इसी तरह सिखों की और बाकी और भी जो है वो पॉपुलेशन जो है उनकी भी, रियासतों की, राज्य महाराजों की। मैंने कहा हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट यही है ना जी। ये आइन साज असेंबली इंडिया का आइन बनाएगी। सही है जी। 10 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। अब ये जो 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी, ओ भाई इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे? 10 साल की हुकूमत बनानी है आपने, कैसे बनेंगे? तो भाई सेंटर में ऑफ कोर्स वाइसराय ऑफ इंडिया तो है ही है ना जी, वो ब्रिटिश होगा। इसके नीचे फिर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर स्लैश सीनियर मिनिस्टर होगा। इसके नीचे मिनिस्टर्स की एक पूरी टीम होगी। इसमें डिसाइड किया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो जनाब 5 मिनिस्टर्स के नाम देगी, कांग्रेस 5 मिनिस्टर्स के नाम देगी, सिख 1 मिनिस्टर,
अनटचेबल्स एक मिनिस्टर, और एक दो और कम्युनिटीज इसी तरह ना, पारसी भी, तो ये वो एक एक मिनिस्टर। ये वो हुकूमत होगी कि जो 10 साल के लिए इंडिया को चलाएगी। और साथ हम बना रहे हैं 358 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम होगा कि वो जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। सही हो गया जी। ये था जी आपका सारा फ्रेमवर्क। अब जो इसको मानेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, उसी को इंटरम गवर्नमेंट में स्पेस मिलेगी। जो इसको रिजेक्ट करेगा, उसको इंटरम गवर्नमेंट में नो स्पेस, उसको स्पेस नहीं मिलेगी। सही है जी। जिस तरह मैंने कहा था, पहले भी हमने बात की थी कि भाई जिस तरह क्रिप्स प्रपोजल था ना, कि यस करो या नो करो, यहां भी कैबिनेट में भी यही बात है कि या यस करना है या नो करना है। हमने ज्यादा डिबेट में नहीं जाना। मतलब ये कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस पे क्या करेगी, दैट्स द क्वेश्चन। अब इसमें कहीं पर भी इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कोई नहीं, कोई सेपरेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं है। 10 साल के बाद डिसाइड होगा, यानी कि इमीडिएट बात तो नहीं हो रही। और मुस्लिम लीग तो नवंबर 45 से लेके अब तकरीबन मई 46 आ गया है। इस टाइम में मुस्लिम लीग तो एक ही नारा लगवा रही है लोगों से, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसमें तो कोई जिक्र ही को नहीं पाकिस्तान का। हाँ है बात कि ग्रुप्स 10 साल बाद अगर चाहें तो वो अलहदा हो सकते हैं, पर 10 साल किसने देखा भाई। बट मुस्लिम लीग ने इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें लिखा यह जाता है कि इसलिए कर लिया कि जिना ये जानता था, जिना नोज कि कांग्रेस इसको रिजेक्ट करेगी करेगी। क्यों? क्योंकि चाहे 10 साल बाद की बात है, बट इंडिया की पार्टीशन की बात तो है। चाहे ना हो, लेकिन एक ऑप्शन तो अवेलेबल है। और कांग्रेस किसी भी ऐसी चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हुआ यही, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। बात है मई 1946। ब्रिटिश के लिए तो तोते उड़ गई है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म को मानेगा, उसी को शॉर्ट टर्म में अबूरी हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। तो जिना फिर कहता था दो दावत, दो दावत। मैंने बनानी है अबूरी हुकूमत, क्योंकि कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया। तो अब अबूरी हुकूमत जिसने एक्सेप्ट किया उसको दो। और ब्रिटिश फंस गए, क्योंकि भाई ये बात तो डन है कि कांग्रेस, इफ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, अगर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट मेजॉरिटी पार्टी तो है ना फिर भी। क्यों जी? 145 की सेंट्रल असेंबली में 102 इंडियन सीटें, उनमें से 30 अगर मुस्लिम लीग की हैं तो 57 सीट्स तो कांग्रेस की है ना। तो मेजॉरिटी पार्टी तो कांग्रेस है ना। सूबों में 11 सूबे
तो उनमें ज्यादा सीटें तो कांग्रेस की है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक मेजॉरिटी पार्टी ऑफ इंडिया को मेयरली इस बात पे कि वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान नहीं मानते, आप सारी बाकी पार्टियों को कहीं आ जाओ जी हुकूमत बना लो, कांग्रेस तो लगा देगी आग पूरे इंडिया में। तो ब्रिटिश फंस गए। ब्रिटिश के लिए ये जरूरी हो गया, ये उनकी कंपल्शन बन गई कि वो कांग्रेस को एग्री करें कि यार मान लो इसको मेहरबानी, मान लो इसको मेहरबानी। कांग्रेस को यहां तक सेटिस्फाई कर दिया गया कि कोई 10 साल के बाद कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, नहीं होनी कोई इंडिया की पार्टीशन, हम बैठे हैं ना। भाई फाइनेंशियल मैटर भी देखने होते हैं, हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी देखने होते हैं, हम बैठे हैं ना। नहीं 10 साल बाद कोई इरादा करने देंगे किसी को, तुम बस मान लो। अब कांग्रेस के लिए एक मसला, कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि जो इनिशियल इन्होंने रिजेक्शन किया कांग्रेस के पॉलिटिशियंस ने, वो अवाम में तकरीरें की कि ये जनाब हिंदुस्तान को डिवाइड करने की साजिश है अंग्रेज की, हम नहीं मानते। अब वही कांग्रेस कैसे मान ले, लोगों ने तो जूतियां उठा लेनी, अंडे टमाटर मार देने। आपने लोगों का एक माइंडसेट बना दिया ना। तो कांग्रेस की लीडरशिप फिर इन्होंने ओपन लेटर लिखने शुरू किए न्यूज़पेपर्स में। जवाहरलाल नेहरू ने, बाकी दो तीन ने ओपन लेटर्स लिखना शुरू किए। उन लेटर्स में अवाम को मुखातब करके ये यकीन दानी कि इंशाल्लाह इंडिया हमेशा हमेशा यूनाइटेड ही रहेगा। अगर हम इस प्रपोजल को मान भी लें तो 10 साल बाद इंडिया नहीं टूटेगा, हम नहीं टूटने देंगे। हमें अंग्रेजों ने तसल्ली दे दी है। इस प्रिटेक्स्ट में एक पब्लिक ओपिनियन बना के कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान इन्होंने एक्सेप्ट किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान जो पहले पास किया था, अप्रूव किया था, अब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने की वजह, जिन्हों ने वाइसराय को लेटर लिखा, उन्होंने कहा जनाब ये जो कांग्रेस की लीडरशिप जिस तरह इंटरप्रिटेशंस दे रही है, एक्सप्लेन कर रही है ओपन लेटर्स में कैबिनेट मिशन प्लान को कि अंग्रेज ने हमें तसल्लियां दी हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इसको पब्लिकली या तो सपोर्ट करे या डिनाई करे, क्योंकि हमें तहफुजात हो गई कि आपने कोई अंदर खाते डील कर ली है कांग्रेस के साथ। नहीं तो आप डिनाई करें कि हमारी कोई बात नहीं हुई जी, आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट साइलेंट रही, साइलेंट रही। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिन्होंने कहा अच्छा जी फिर असली रिजेक्ट करने, हम करते हैं रिजेक्ट। पहले हमने माना था लेकिन अब हालात डिफरेंट हो गए। पहले ये बताओ कि ये सच कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं। ये मैं बड़ी ऑब्जेक्टिव फेज में ये करवाता हूं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यू नेवर नो। अब वहां बैठा हो कोई ऐसा एग्जामिनर जो कहे हमने तो इस्लाम के नाम पर और जनाब शबाना रोज मेहनत की, अल्लाह की नुसरत हासिल कर ली, वो कहा वो कहाँ पर शबाना रोज मेहनतें कहाँ है, अल्लाह की नुसरतें कहाँ है। ये तो हम पूरा एक लीगल केस के तौर पे इस पूरे एरिया को देख रहे हैं ना। और अगर एग्जामिनर हो मेरे माइंड जैसा जैसा और आप वहां पे अल्लाह की नुसरत और शबाना रोज मेहनत और कसीदे लिख के आ जाएं, तो मैं तो नंबर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा है टेक्निकल चीजें तो बताई ही नहीं। तो ये बड़ा फिर बहुत ही जो आप कह लो कि कंट्रोवर्शियल फेज हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे कंट्रोवर्शियल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
इसको फिर मैं कहता हूं परहेज करें। हाँ, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, वहां पे आप घेर लें अगले को, वहां उसको आप लॉजिक से आप आर्गुमेंट्स दें, आप घेर लें उसको कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये बताएं जी कि जो है वो कहाँ से हमारी गलती कहाँ पे है। ये तो सारी हैं ही कांग्रेस की मिस्टेक्स बेसिकली। लेकिन ये जो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना, ये जो जिस तरह के हिस्टोरियंस ने ये बातें लिखी हुई हैं, इससे पोर्ट्रे क्या होता है कि पाकिस्तान बना है कांग्रेस की मिस्टेक से। यानी मुस्लिम लीग की एफर्ट तो है, लेकिन ज्यादा मिस्टेक कांग्रेस की है। तो इसको कवर करने के लिए फिर हम वो इस्लामाइज्ड जो फिनोमिना है और अल्लाह की नुसरत और फिर वो चीजें उनको ला के इसको कवर अप करके कि नहीं जी नहीं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडरशिप ने जो है वो बड़ी, तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को लेके चलना। ये बात समझ आ रही जी? सो यूं एक अजीबो गरीब सा डेडलॉक इंडिया में क्रिएट हो गया। ब्रिटिश के लिए बड़ा जरूरी था कि कांग्रेस माने, सो कांग्रेस को उन्होंने मना लिया। सही है जी। अब जनाब इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है। जून का महीना 1946, ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया जी, ये 5 मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस की तरफ से आ जाएं। ठीक है जी, ये 5 मिनिस्टर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से आ जाएं, ये फलानी तरफ से फलानी तरफ से। और जनाब अनकरीब जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का इजलास बुलाने लगे हैं हम, जून के महीने में। जून के महीने में जिन्होंने दोबारा खत लिख के वाजा करा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लंदन में खत लिख दिया कि भाई ये जो आपका वाइसराय है इंडिया में, ये कर क्या रहा है, पहले कुछ और कर रहा था, अब कुछ और कर रहा है, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जानी है। हम किसी भी तरह इस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, हम उसका बाइकआउट करेंगे। फिर ना हमें कहना ये हमारे पर कांग्रेस की तलवार लटकाई जा रही है, अपनी बातों से वाइसराय फिर रहा है, उसकी कैबिनेट मिशन प्लान के जो 3 लोग हैं अपनी बातों से फिर रहे हैं, उन्होंने लंदन में खत लिख दिया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। सही है जी। साथ ही जुलाई के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अब दमादम मस्त कलंदर का दिन मनाएंगे जी, डायरेक्ट एक्शन डे। निकल आए मुसलमान जहां जहां भी हैं सड़कों पे, एहतजाज करें कि ये तो गलत कर रहे हैं। ये अगस्त के महीने में मनाया गया 1946, 16 या 17 अगस्त है, मिड अगस्त। धरने, जल्द से जुलूस, एक ही दिन में सैकड़ों लोग मरे हैं। जाहिर है फिर हिंदू भी सड़कों पे निकल आए, मुसलमान भी सड़कों पे निकल आए, कत्लो गारत हुई, मसाइल बने। सही जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज़ेह तौर पर कहा जनाब कि हमारे लिए बहुत मसला है। हम देखें, हम किसी भी तरह अगेंस्ट नहीं है, हम कोई रेबल्स नहीं है। जुलाई के महीने में ही 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद है, जो कि इसी कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा थी, उसका भी इलेक्शन हुआ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन लोगों ने नहीं करना था ना, असेंबलियों में ही हुआ, सूबों की असेंबलियों में। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा लिया। 95% सीट्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती। कितनी सीटें थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुसलमानों के लिए? 72 रखी थी ना, आउट ऑफ 358। ये 7, हाँ 72 या 78, 78, सॉरी 78। इसमें से 95% मुस्लिम लीग जीती। हमने ये नहीं है कि भाई हम रेबल हैं, हम अगेंस्ट हैं ना, लेकिन हम किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट में उस वक्त तक शामिल नहीं होंगे जब तक ये पोजीशन क्लियर ना करेंगे जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक है या गलत है। तो डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 1946 में मना दिया।
सही है जी, कि हम तो नहीं शामिल होते भाई। क्यों जी? अब ये एक बहुत बड़ा इशू था। वेवल को जनाब इतना प्रेशर बना कि गवर्नर जनरल को, यानी वाइसराय को, लंदन कन्वीन कर लिया गया जी। और कहा, आना बेटा और बता ये क्या हो रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे में इतने सैकड़ों लोग मर गए, फिर ये तूने किया क्या। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बिल्कुल ठीक चल रही थी, वो यकदम ये बाइकआउट पे क्यों आ गई है। आके जरा अपनी पोजीशन वाजिया कर। ठीक है जी। तो गया वेबल लंदन। सही है जी। वापस आया, वापस आके इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ निगोसिएशंस की। ठीक है जी। ये जब नेगोशिएशन शुरू हुई तो कांग्रेस ने लेटर लिख दिया लंदन की गवर्नमेंट को कि भाई ये आपका वायसराय क्या कर रहा है। शिकायतें जमा होनी शुरू हो गई वायसराय के खिलाफ। ये कर क्या रहा है। इसी असना में सितंबर 1946 में वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसके इलेक्शन जुलाई में हो गए थे, इसका फर्स्ट सेशन बुला लिया गया कि आ जाओ जी, पहला सेशन बुला लो। ठीक है। मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं गए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, इलेक्शन जीते हुए हैं, हम नहीं जाते। अब ना जाने पे आपकी कोई मेंबरशिप या आपका वो कैंसिल नहीं होगी ना। देखे ना, इसहाक डार आज भी सेनेटर सेनेटर तो इलेक्ट है, लंदन बैठा हुआ है, अभी तक उसने हलफ नहीं उठाया, लेकिन सेनेटर तो है। सही है जी। तो ऐसे नहीं हो सकता कि जो अगर नहीं आ रहा फर्स्ट सेशन में आप कहेंगे नहीं जी नहीं, तुम मेंबर ही को नहीं। एहतजाजन नहीं ना गए। ठीक है, समझ आती जी। अब जब नहीं गए तो लंदन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने फुल प्रेशर डाला वेवल पे, वाइस राय पे। उनका इंसान का बच्चा बन क्या कर रहा है, तुझे हमने बुलाया भी, बुला के भी कहा नेगोशिएट भी कर, तू क्यों नहीं कर रहा। इसने दोबारा फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ राब्ता किया। अक्टूबर 1946 में ये राब्ता हुआ। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग मानी, यकीन दहानी कराई मुस्लिम लीग को कि भाई जो कांग्रेस कह रही है हम उसको ओपनली तो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट, लंदन गवर्नमेंट यकीन दहानी करवा रही है कि जो कांग्रेस कह रही है वो गलत है। हमारा प्लान वही है जो ओरिजिनल प्लान था। अब ये जिना के लिए एक बड़ी बात है ना कि अब सिर्फ वेवल नहीं कह रहा, वायसराय नहीं कह रहा, अब लंदन की गवर्नमेंट इंश्योर करा रही है कि जिना साहब जो ओरिजिनल प्लान है वही है। कांग्रेस जो भी कह रही है ये उसका अपना मैटर है, उनकी मजबूरियां जो भी है, हमारा ओरिजिनल प्लान वही है। अब ये लंदन की गवर्नमेंट कह रही है। अब ये अब एक पॉलिटिकल मिस्टेक होगी, सियासी बेवकूफी होगी कि लंदन की हुकूमत आपको कह रही है कि मेहरबानी यार आप हुकूमत में आए। आप वायसराय को प्रेशर में रख सकते हैं, लंदन गवर्नमेंट अगर आपसे नाराज होगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाएंगी। तो अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में आ गई, शामिल हो गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हलफ भी उठा लिए और ये कांग्रेस को फिर वाजिया तौर पे निशानी चली गई कि भाई जी ब्रिटिश ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कोई ऐसी बात की है जो हमारे खिलाफ है। यहां आके फिर कांग्रेस कहती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और अंग्रेज मिले हुए हैं, ये एक पिट्ठू है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना अंग्रेजों का एजेंट है। तो भाई यहां पे आप कहते फिर हमने कोई एजेंट तो नहीं ब्रिटिश के बने, हमें तो ब्रिटिश ने गारंटी दी है और वो गारंटी उसी ओरिजिनल प्लान की है। समझ आ रही जी।
तो ये इंटरिम गवर्नमेंट बन गई और इस इंटरिम गवर्नमेंट में फिर मिनिस्ट्रीज डिवाइड हुई। इन मिनिस्ट्रीज में सबसे जो काम की बड़ी मिनिस्ट्री थी वो किसको मिली? लियाकत अली खान को, फाइनेंस की। और आज अपने मुल्क के हिसाब से तो आप अंदाजा लगा लें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मर्जी के बगैर आप 1 रुपया नहीं हिला सकते। 1 रुपया। बजट तो यही बनने ना, एलोकेशन ऑफ फंड्स तो यहीं पे होने। अब फिर अक्टूबर से लेके अक्टूबर 46 से लेके 47 तक क्या हुआ उसको फिर कल देख लेते हैं जी। ठीक है जी। कल ये हमारा फिर प्री पार्टीशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारा फिर पोस्ट पार्टीशन जो है वो शुरू हो जाएगा। रमजान में भी आप लोगों की टाइम तो ये सेम ही रहेगा जी। अगर कोई रमजान तक क्लासे गई, वैसे तो कोशिश मेरी पूरी होगी कि रमजान से पहले पहले आप लोगों का हिस्से का वो पूरा हो जाए। हाँ, नए भी आएंगे जाहिर है, वो मैं पोस्ट पार्टीशन से शुरू कर दूंगा क्योंकि मेरे पास सेपरेट टाइम नहीं है। काफी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है कि पाक फिर का सेशन शुरू करें, मेरे पास टाइम को नहीं। तो नए स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ पोस्ट पार्टीशन से शुरू हो जाएंगे, वो एक हाफ पूरा अपना पढ़ लेंगे, उनका फ्रीडम मूवमेंट फिर बाद में हो जाएगा। आप लोगों का रमजान से पहले पहले खत्म, उम्मीद तो है कि हो जाएगा। ये जो वन लास्ट क्वेश्चन होता है ना, ये उसी तरह ही होता है कि बस आहो चलो कर लो। आपने फ्रीडम मूवमेंट से पहले कहा था कि मैंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पहले ही करवा दिया था हजूर। मेरा पहला लेक्चर ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे था, जो टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक के साथ कनेक्टेड थी। इकबाल का मैंने पूरा एक लेक्चर करवा दिया हुआ। चलो शुक्र है आपको याद आ गया।